हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के नए सेशन में। आज हम उत्तर मुगल काल के दूसरे शासक जहांगीर शाह के बारे में चर्चा करेंगे। जहांगीर शाह का जो शासनकाल रहा 1712 से 1713 एडी तक रहा। कब से कब? 1712 से 1713 एडी तक। तो इनको हम हेडिंग करते हैं। किनके बारे में पढ़ना है? जहांगीर शाह 1712 से 1713 एडी तक इनका शासनकाल रहा। तो ध्यान से देखना, जहांगीर शाह की बात करें, जहांगीर शाह की गद्दी पर कैसे बैठे, इनको गद्दी पर बैठने में कौन मदद किया, तो आपको बता दें जो बहादुर शाह फर्स्ट के 4 पुत्र था, चारों पुत्रों में से एक पुत्र जहांगीर शाह भी थे। उत्तराधिकारी के युद्ध में जहांगीर शाह की मदद जुल्फिकार खान ने की। किसने की? इनकी सहायता जुल्फिकार खान के द्वारा मगर सहायता से जहांगीर शाह किस चीज़ पर बैठे? गद्दी पर बैठे। गद्दी पर बैठने के पश्चात जहांगीर शाह ने जुल्फिकार खान को एक वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया। किस पद पे? वजीर के पद पर। बात आती है, क्या जुल्फिकार खान एक योग्य वजीर थे? जी हाँ, बिल्कुल। जुल्फिकार खान एक योग्य वजीर थे। कैसे वजीर थे? योग्य वजीर थे, जिन्होंने जागीरों के अनाधुन दोहन पर या अनाधुन वितरण पर रोक लगा दी थी। यानी जो भी जागीर था ना, जागीर के अनाधुन दोहन पर क्या कर दी थी? रोक लगा दी थी। जुल्फिकार खान मुगलों को स्थायित्व देने का भी प्रयास किया। मुगलों को क्या देने का? स्थायित्व देने का भी प्रयास किया। नेक्स्ट बात करें तो जहांगीर शाह ने मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार दिया था। किस चीज़ का? चौथ एंड सरदेशमुखी का अधिकार दिया हुआ था। दोनों एक तरह से टैक्स वसूलने वाला चीज़ है, चौथ एंड सरदेशमुखी। चौथ एंड सरदेशमुखी का अधिकार तो दिया था, लेकिन एक शर्त पर। शर्त क्या था? कि मुगल वसूल कर मराठों को देगा। मुगल वसूल कर किसको देगा? मराठों को देगा। शर्त यही था। चौथ एंड सरदेशमुखी शर्त क्या था? मुगल वसूल कर किसको देगा? मराठों को देगा। बात आता है नेक्स्ट, तो जो आमेर के राजा कौन थे? जय सिंह को इन्होंने का मतलब जहांगीर शाह ने मालवा की सूबेदारी दे दी। कहाँ की सूबेदारी? मालवा की सूबेदारी प्लस मिर्जा सवाई की उपाधि भी दे दी। मालवा की सूबेदारी और मिर्जा सवाई की क्या दे दी? उपाधि दे दी। किसको? आमेर के राजा जय सिंह को क्या दिया गया? मालवा की सूबेदारी और मिर्जा सवाई की उपाधि दे दी गई। नेक्स्ट बात करें तो जो एक और राजा थे जोधपुर के राजा कौन थे? अजित सिंह। जोधपुर के राजा अजित सिंह को गुजरात की सूबेदारी दे दी। कहाँ की सूबेदारी? गुजरात की सूबेदारी प्लस महाराजा की उपाधि दे दी। किस चीज़ की उपाधि? महाराजा की उपाधि। गुजरात की सूबेदारी और महाराजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? जहांगीर शाह ने दी। किसको दी? तो अजित सिंह को दी। समझ में? नेक्स्ट बात करें अंततः 1713 एडी में सैद बंधुओं के द्वारा, किनके द्वारा? सैद बंधुओं के द्वारा जहांगीर शाह की
क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। सैयद बंधुओं के द्वारा जहांगीर शाह की हत्या कर दी गई। और मुगल जो गद्दी की बात करें, मुगल गद्दी पर सैयद बंधुओं के द्वारा ही फर्रुखशियर को बैठा दिया गया। किसको बैठा दिया गया, तो याद रखना फर्रुखशियर को बैठा दिया गया। नेक्स्ट हम अब पढ़ने वाले हैं फर्रुखशियर के बारे में। अगला शासक अब तीसरा नंबर में कौन बनेंगे, फर्रुखशियर। फर्रुखशियर फर्रुखशियर की शासनकाल 1713 से 1719 एडी तक माना जाता है। 1713 से 1719 एडी तक माना जाता है। बात आता है फर्रुखशियर के बारे में, कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ती है, तो ध्यान से सुनना। तो फर्रुखशियर को हम बताने से पहले एक चीज़ जहांगीर शाह में और बता दें। जहांगीर शाह की बात करते हैं तो जहांगीर शाह को याद रखना एक नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो लंपट मूर्ख के नाम से। किस नाम से, लंपट मूर्ख के नाम से भी जहांगीर शाह को जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर मुगल काल में किस शासक को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना जहांगीर शाह को। ओके, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं फर्रुखशियर पर। बात आता है फर्रुखशियर किसकी सहायता से गद्दी पर बैठा, तो याद रखना सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठा। किसकी सहायता से, सैयद बंधुओं की सहायता से। सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठा। कब बैठा, 1713 एडी में बैठा। ओके, 1713 एडी में बैठा। फर्रुखशियर कौन था, तो याद रखना जो बहादुर शाह फर्स्ट का एक पुत्र था अजीम उस शान। अजीम उस शान का ही यह पुत्र था। किसका पुत्र, अजीम उस शान का ही क्या था, पुत्र था। तो याद रखना फर्रुखशियर कौन था, अजीम उस शान का पुत्र था। इसके समय यानी फर्रुखशियर के समय इसके दरबार में 4 अमीर वर्ग रहते थे। कितने अमीर वर्ग, 4 अमीर वर्ग रहते थे। बात आता है 4 अमीर वर्ग कौन कौन से, तो ध्यान से सुनना। 4 अमीर वर्ग को हम बताने जा रहे हैं। 4 अमीर वर्ग, फर्स्ट था ईरानी, दूसरा तुरानी, तीसरा अफगानी और चौथा हिंदुस्तानी रहता था। हिंदुस्तानी। ईरानी की बात करें, ईरानी में कौन था, तो याद रखना जुल्फ़िकार खान था। कौन था, जुल्फ़िकार खान था। बात आता है तुरानी में कौन था, तो निज़ाम उल मुल्क या चिंगिज़ खान, इन्हीं को कहा जाता है। याद रखना निज़ाम उल मुल्क था। अगर तुरानी अमीर वर्ग का नाम पूछा जाए तो निज़ाम उल मुल्क या इन्हीं को चिंगिज़ खान भी कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखना। अफगानी की बात करें तो शादत खान। अफगानी में कौन हो जाएंगे, शादत खान। और हिंदुस्तानी की बात करें तो सैयद बंधु हो जाएंगे। सैयद बंधु वास्तव में 2 भाई थे। इन दोनों भाई का नाम क्या था, यहाँ पे ध्यान से देखना। सैयद बंधु कौन था, तो ध्यान से यहाँ देखना। सैयद बंधु 2 भाई था और दोनों भाई का नाम क्या था, तो याद रखना एक का नाम था अब्दुल्लाह। क्या नाम था, अब्दुल्लाह। दूसरे का नाम था हुसैन खान। हुसैन खान यानी शायद बंधु कोई और नहीं बल्कि 2 भाई का नाम था, यानी अब्दुल्ला और हुसैन खान। तो याद रखना जो आपको मालूम चल चुका है कि सैयद बंधु की सहायता से ही फर्रुखशियर गद्दी पर बैठे हैं। इसका मतलब सैयद बंधुओं को कुछ ना कुछ पद या किसी न किसी पदों पर नियुक्त तो ज़रूर करेंगे। तो अब्दुल्ला को वे अपना वज़ीर बनाते हैं। फर्रुखशियर अपना वज़ीर किससे बनाते हैं, तो याद रखना अब्दुल्ला को अपना वज़ीर बनाते हैं, जबकि हुसैन खान को मीर ए बख्शी पदों पर नियुक्त करते हैं। मीर ए बख्शी पद पर नियुक्त करते हैं, जिसको सैन्य मंत्री भी कहा जाता है। मीर ए बख्शी एक सैन्य मंत्री का पद है, उस
पद पर किसे नियुक्त किया? हुसैन खान को नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया? हुसैन खान को। तो वज़ीर किसे बनाए? अब्दुल्लाह को। और मीर बख्शी या सैन्य मंत्री किसे नियुक्त किए? तो याद रखना हुसैन खान को। नेक्स्ट बात करें तो शैद बंधु फारूक शेर के शासनकाल में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। क्या हो गए थे? तो याद रखना शक्तिशाली हो गए थे। बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे? शक्तिशाली हो गए थे। शक्तिशाली होने के कारण ही इन्हें किंग मेकर कहा गया। क्या कहा गया? किंग मेकर या राजा बनाने वाला भी इन्हें कहा गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो इन्हें कहीं फारूक शेर को भी ये राजा बनाए हुए थे। इस तरह से बहुत सारे शासकों को ये राजा बनाते थे, हटाते थे। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत शक्तिशाली हो गए थे। इन्हें एक नाम भी दिया गया था। किस नाम से जाना जाता था? किंग मेकर के नाम से जाना जाता था। तो ये रहा शैद बंधु के बारे में कहानी। कुछ बात आता है फारूक शेर को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो याद रखना घृणित कायर के नामों से जाना जाता है। किस नामों से? तो याद रखना घृणित कायर के नामों से जाना जाता है। जैसे जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख के नामों से जाना जाता है, बहादुर शाह फर्स्ट को शाह बेखबर के नामों से जाना जाता है, सेम उसी तरह से फारूक शेर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट बात करें तो जो शैद बंधु थे, कौन थे? शैद बंधु शैद बंधु आगे चलकर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुए। इन्होंने युद्ध भी किया। हम बताने चल रहे हैं सन 1716 की कहानी। सन 1716 में फारूक शेर के द्वारा क्या करा दी गई? जुल्फ़िकार खान, ईरानी जो नेता थे जुल्फ़िकार खान, एंड सिख नेता जो थे बंदा बहादुर। सिख नेता कौन थे? बंदा बहादुर। ये दोनों की हत्या करवा दी गई। ये दोनों की क्या करवा दी गई? हत्या करवा दी गई। किसने करवाया? तो याद रखना फारूक शेर के शासनकाल में ही या उनके द्वारा ही सन 1716 ईस्वी में जो ईरानी नेता कौन थे? जुल्फ़िकार खान और सिख नेता बंदा बहादुर, ये दोनों की क्या करवा दी गई? तो याद रखना हत्या करवा दी गई। और 1717 ईस्वी में सन 1717 ईस्वी में फारूक शेर ने ब्रिटिशों को क्या दे दी? तो याद रखना दस्तक प्रणाली का अधिकार दे दिया। दस्तक प्रणाली का अधिकार कब दे दिया? तो 1717 ईस्वी में। आखिर ये दस्तक प्रणाली क्या है? तो याद रखना एक मुक्त व्यापार करने की अनुमति है। मुक्त व्यापार करने की अनुमति है। दस्तक प्रणाली किसको दी गई? तो याद रखना ब्रिटिशों को दी गई। किसको दी गई? ब्रिटिशों को दी गई। बात आता है किसने दस्तक प्रणाली को दिया? तो फारूक शेर ने दिया। इसके बदले ब्रिटिश फारूक शेर को क्या देते? तो याद रखना 3000 रुपये वार्षिक देते, यानी 3000 रुपये साल भर में जमा करेंगे और आराम से व्यापार करेंगे। तो यह प्रणाली किसने लागू किया था? फारूक शेर ने। कब लागू किया था? 1717 ईस्वी में। यही दस्तक प्रणाली आगे चलकर प्लासी के युद्ध का कारण भी बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे, थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे 1717 से आगे तो आएंगे 1719 में। 1719 ईस्वी में सन 1719 ईस्वी में एक संधि हुआ जिसका नाम दिया गया दिल्ली की संधि। कौन सी संधि हुआ? तो याद रखना दिल्ली की संधि। दिल्ली की संधि। बात आता है दिल्ली की संधि किसके किसके बीच हुई? तो याद रखना जो शैद बंधु हुसैन खान थे। शैद बंधु कौन? हुसैन खान। शैद बंधु हुसैन खान प्लस बालाजी विश्वनाथ के साथ हुई। किसके साथ? बालाजी विश्वनाथ के साथ हुई। बात आता है बालाजी विश्वनाथ कौन थे? तो याद रखना मराठा के पेशवा थे। मराठा पेशवा कह सकते हैं। बालाजी विश्वनाथ यानी मराठा पेशवा के साथ और शैद बंधु हुसैन खान के साथ क्या हुआ? दिल्ली की संधि हुई। दिल्ली की संधि हुई। इस संधि के अकॉर्डिंग क्या हुआ?
आखिर दिल्ली की संधि के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो मराठों को क्या मिल गया, इस मराठा को दक्कन में, मराठों को कहाँ मिल गया, दक्कन में चौथ एंड सरदेशमुखी का अधिकार मिल गया, यानी पुनः चौथ एंड सरदेशमुखी का क्या मिल गया, तो याद रखना अधिकार मिल गया चौथ एंड सरदेशमुखी का। लेकिन बदले में बालाजी विश्वनाथ ने क्या वादा किया, जब इन्हें चौथ एंड सरदेशमुखी का अधिकार मराठा दक्कन में मिल गया तो इन्होंने एक वादा किया कि वे शैद बंधुओं को क्या करेंगे, मदद करेंगे, या शैद बंधुओं का क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। ऐसा किसने बोला, बालाजी विश्वनाथ ने कहा। नेक्स्ट अगर बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़े, 1719 में ही क्या हुआ, 1719 में ही शैद बंधुओं के द्वारा ही, किसके द्वारा, शैद बंधुओं के द्वारा ही, शैद बंधुओं के द्वारा किसकी हत्या करवा दी गई, तो याद रखना फर्रुखशर की हत्या करवा दी गई। फर्रुखशर की हत्या किसने करवाया, तो याद रखना शैद बंधुओं के द्वारा ही फर्रुखशर की हत्या करवा दी गई। कब, तो सन 1719 ईस्वी में। बैठाया गद्दी पर शैद बंधुओं ने ही था, लेकिन इनको ख़त्म भी उसी ने कर दिया। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़े तो फर्रुखशर के बाद गद्दी पर बैठने वाला रफ़ी उद शान के दो बेटे बने। कौन, रफ़ी उद शान के दो पुत्र थे, रफ़ी उद शान के दो पुत्र कौन कौन, तो एक का नाम है रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दरजात। दूसरे के नाम की बात करें तो रफ़ी उद दौला, रफ़ी उद दौला। तो रफ़ी उद शान के दो पुत्र थे, दो पुत्र रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला। ये दोनों गद्दी पर क्रमशः बैठे, लेकिन 6 महीने के अंदर ही इनकी मृत्यु हो गई। 6 महीने के अंदर ही क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। और सन 1719 में ही एक बादशाह या मुग़ल बादशाह बना। कौन बना, तो चौथा मुग़ल बादशाह, इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि मात्र में 6 महीने के अंदर ही इन दोनों की मृत्यु हो गई। तो अगला मुग़ल बादशाह कौन बन गया, तो याद रखना मोहम्मद शाह। तो अब हम पढ़ाने जा रहे हैं मोहम्मद शाह के बारे में। तो बात है मोहम्मद शाह के शासनकाल कब से कब तक रहा, तो याद रखना 1719 से 1748 ईस्वी तक। कब से कब तक, 1719 से 1748 ईस्वी तक। तो आपने जहांगीर शाह को पढ़ लिया, फर्रुखशर को पढ़ लिया। अब अगला जो शासक बने मोहम्मद शाह, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से मोहम्मद शाह को समझना और इसे याद करने की कोशिश करना। तो मोहम्मद शाह का अगर वास्तविक नाम कोई पूछेगा ना, तो इसका नाम वास्तविक क्या था, पहले इसको जान लें कि मोहम्मद शाह का जो वास्तविक नाम था, तो याद रखना रोशन अख्तर था। क्या नाम था, रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था, रोशन अख्तर। बात आता है रोशन अख्तर या मोहम्मद शाह किनका पुत्र था, तो याद रखना रफ़ी उद दौला का पुत्र था। रफ़ी उद दौला का पुत्र कौन था, तो मोहम्मद शाह, रफ़ी उद दौला का पुत्र था। मोहम्मद शाह को एक उपाधि दी गई थी, या रोशन अख्तर को एक उपाधि दी गई थी। आखिर वो कौन सी उपाधि थी, याद रखना शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि, शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि। इन्हें एक उपाधि प्राप्त हुई थी शाहजहाँ द्वितीय के नाम से। तो रोशन अख्तर उनका वास्तविक नाम था, शाहजहाँ द्वितीय के नाम से इन्हें उपाधि मिली हुई थी। ये किनका पुत्र थे, तो याद रखना रफ़ी उद दौला के पुत्र थे। किनके पुत्र थे, रफ़ी उद दौला के पुत्र थे। नेक्स्ट बात करें तो सन 1720 ईस्वी में, सन 1720 ईस्वी में इन्होंने जाजिया कर, कौन सा कर, जो जाजिया कर लगाया गया था, उस जाजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। किस प्रकार समाप्त किया, तो हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। मोहम्मद शाह ज़्यादा समय हरम में बिताता था।
ज़्यादा समय कहाँ बिताता था? हरम। हरम कुछ और नहीं, महिलाओं का एक गोल होता था, यानी महिलाओं का जहाँ झुंड रहता था वहाँ बैठने में ये बिताता था। इसी कारण से इन्हें रंगीला की उपाधि दी गई या रंगीला कहा गया। यही कारण है मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। इन्हें किस नामों से जाना गया? रंगीला। आपको एक बार फिर से रिकॉल करा दें, बहादुर शाह फर्स्ट को साहिब खबर के नामों से जाना गया, जानदार शाह को लंपट मुल्क के नाम से जाना गया, अंडन फारूक शेर को घृणितकार के नामों से जाना गया और मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना गया? रंगीला के नामों की उपाधि दी गई या जाना गया। इन्हीं के काल में मोहम्मद शाह रंगीला के काल में ही जो शहीद बंधु थे, यानी शहीद बंधुओं के पीछे षड्यंत्र रचा गया। शहीद बंधुओं के खिलाफ क्या रच दिया गया? षड्यंत्र। 1722 ईस्वी की बात हम बता दें, शहीद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचकर, किसके खिलाफ? शहीद बंधुओं के खिलाफ क्या रचकर? षड्यंत्र रचकर शहीद बंधुओं की हत्या निजाम उल मुल्क ने करवा दी। किसने करवा दी? इनकी हत्या या इनको मरवा दिया। किसने मरवा दिया? तो याद रखना, निजाम उल मुल्क ने। किसको मरवा दिया? तो शहीद बंधुओं को मरवा दिया। कब? तो 1722 ईस्वी में। तो जो शहीद बंधु खूब शक्तिशाली हुआ करते थे, आज उन्हें भी कोई मार डाला है, और आखिर उन्हें कौन मार रहा है? तो याद रखना, निजाम उल मुल्क। अब निजाम उल मुल्क एक बहुत बड़े काम कर दिए शहीद बंधुओं को मारकर। देन निजाम उल मुल्क को क्या किया जाएगा? निजाम उल मुल्क ने 1722 में किसको मरवा दिया? तो याद रखना, शहीद बंधुओं को। अब निजाम उल मुल्क को राज्य का वजीर घोषित किया जाएगा। क्या घोषित किया जाएगा? तो याद रखना, राज्य का वजीर घोषित किया गया। साथ ही इन्होंने स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में की। निजाम उल मुल्क ने सन 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना की। किस चीज़ की? स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना की। स्वतंत्र हैदराबाद की क्या की? स्थापना की। नेक्स्ट बात करें, इनके काल में ही बहुत सारे राज्य स्वतंत्र हो गए। जैसे अगर हम अवध की बात करें, अवध कब स्वतंत्र हुआ? तो 1720 में। किसके द्वारा? तो सादत खान के द्वारा। या वहाँ के शासक कौन बने? संस्थापक कौन बने? सादत खान। अगर बात करें बंगाल कब स्वतंत्र हुआ? तो 1722 में। और यहाँ की अगर बात करें शासक की, तो मुर्शिद कुली खान बने। या यहाँ किनके द्वारा इसको स्वतंत्र किया गया? तो मुर्शिद कुली खान के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करें तीसरा नंबर, तो कर्नाटक की बात करते हैं, तो 1720 से 1722 ईस्वी तक के बीच वो स्वतंत्र हुआ। किसके द्वारा? तो सादुतुल्लाह के द्वारा। एंड नेक्स्ट बात करें चौथा नंबर, हैदराबाद तो अब जाने गए 1724 निजाम उल मुल्क के द्वारा। 1724 निजाम उल मुल्क के द्वारा। एंड नेक्स्ट बात करें जाट साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? जाट साम्राज्य। तो जाट साम्राज्य की बात करें तो 30 से 40 के बीच ये स्वतंत्र हुआ। किसके द्वारा? तो बदन सिंह एंड चूड़ामन के नेतृत्व में। बदन सिंह एंड चूड़ामन के नेतृत्व में। इस तरह से बहुत सारे राज्य मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया था। क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। नेक्स्ट बात करें मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही सन 1739 एडी में। कब? सन 1739 एडी में। तो 1739 ईस्वी में क्या हुआ? तो भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण? नादिर शाह का आक्रमण। हाँ, वही नादिर शाह जिसने भारत को खूब लूटा है, यानी नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? 1739 में। और बात करें 1748 ईस्वी में,
1748 ईस्वी में अंततः मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद शाह की मृत्यु कब हुई? तो याद रखना 1748 में। अब आपको हम बताने जाएंगे नादिर शाह के आक्रमण के बारे में, पूर्ण रूप से डिटेल से हम समझाएंगे नादिर शाह के आक्रमण को। तो ध्यान से समझना नादिर शाह के आक्रमण के बारे में। अब हम बताने क्या जा रहे हैं, नादिर शाह, इनको बीच में लिखते हैं और इनके आक्रमण को अच्छे से छोटे छोटे वर्डों में हम समझा देंगे। किस चीज़ को समझाएंगे? नादिर शाह के आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण को ध्यान से समझना। तो सबसे पहले बात करें नादिर शाह के आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही 1739 में हुआ था। इस चीज़ को हम पहले भी बता दिए। कब हुआ? 1739 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुआ था। तो अगर नादिर शाह के बारे में, प्रारंभिक इनके जीवन के बारे में कोई पूछ रहा है ना, तो याद रखना प्रारंभ में ये राजनीतिक जीवन जी रहे थे एक सैनिक के रूप में। कैसे? सैनिक के रूप में जीवन जिए थे और बाद में ये क्या बने थे? ईरान का शासक बने हुए थे। बाद में नादिर शाह ईरान का शासक बने। यानी स्टार्टिंग में नादिर शाह एक राजनीतिक जीवन जी रहे थे सैनिक के रूप में, लेकिन बाद में ईरान के क्या बन गए? शासक बन गए। सन 1738 ईस्वी में। कब? सन 1738 ईस्वी में इनके मन में केवल विचार आया, एक विचार आया भारत पर आक्रमण करने को। इनके मन में ख्याल आया कि भारत पर आक्रमण हमें करना चाहिए। एंड 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने हेतु ये पंजाब पहुँचे। कहाँ पहुँच गए? पंजाब पहुँच गए। इनका उद्देश्य क्या था? यहाँ तक पहुँचने का इनका उद्देश्य था भारत को लूटना, या भारत पर आक्रमण का इनका उद्देश्य क्या था? तो याद रखना भारत को लूटना था। भारत को लूटना इनका उद्देश्य था। नादिर शाह को याद रखना ईरान का नेपोलियन भी कहा गया है। ईरान का क्या कहा गया है? नेपोलियन। तो आपसे पूछा जाएगा ईरान का नेपोलियन किन्हें कहा गया है? तो याद रखना नादिर शाह को। और भारत का नेपोलियन किन्हें कहा गया है? तो आपको मालूम होगा समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है, लेकिन ईरान का नेपोलियन किन्हें कहा गया है? तो नादिर शाह को। नेक्स्ट बात करें तो फरवरी 1739 में ही एक युद्ध किए, जिस युद्ध का नाम था करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध हुआ। अब इस करनाल के युद्ध को हम अगले पेज पे समझा रहे हैं ताकि अच्छे से स्पष्ट समझ में आए। यहाँ सुनना, करनाल का युद्ध। बात आता है करनाल का युद्ध कब हुआ? तो याद रखना फरवरी 1739 में। तो किसके बीच हुआ था करनाल का युद्ध? तो याद रखना नादिर शाह वर्सेस, या नादिर शाह और मुग़ल सेना के बीच हुआ था। मुग़ल सेना की साइड से कौन कौन सा था? याद रखना निज़ाम उल मुल्क एंड बात करें तो शहादत खान एंड बात करें एंड खान-ए-दौर था। कहने का मतलब भारत की ओर से इतना कोई था, खान-ए-दौर। लेकिन बात आता है करनाल का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो याद रखना मुग़ल सेना पराजित हुआ और नादिर शाह जीत गया। करनाल का युद्ध जो फरवरी 1739 में हुआ था, इस युद्ध में नादिर शाह जीत गया, मुग़ल सेना हार गया। अब क्या हुआ? निज़ाम उल मुल्क ने 50 लाख, कितना? 50 लाख युद्ध हर्जाना देकर नादिर शाह को दिया। 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाना के रूप में नादिर शाह को देकर वापस जाने के लिए, मगर वापस यहाँ से यानी भारत से या दिल्ली से वापस जाने के लिए बोला था और नादिर शाह मान भी गया था।
50 लाख रुपए लेकर वो मान भी गया था जाने के लिए, लेकिन कहा जाता है ना कि अपना ही मित्र सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वही हुआ। सादत खान ने क्या किया, नादिर शाह को भड़का दिया। सादत खान क्या किया, नादिर शाह को भड़का दिया और दिल्ली जाने के लिए कहा। अंततः यह नादिर शाह वापस जाने की बजाय मगर बदले ये दिल्ली पहुंच गया। नादिर शाह अब कहाँ पहुंच गया, तो दिल्ली। नादिर शाह दिल्ली पहुंचा। कहाँ पे, दिल्ली। कौन पहुंचा, तो याद रखना नादिर शाह। जब ये दिल्ली पहुंचा, नादिर शाह कहाँ पहुंचा, तो याद रखना दिल्ली पहुंच गया और मात्र भी 57 दिन में ही, कितने दिन, 57 दिन में ही 70 करोड़ रुपए लूटा। कितना करोड़, 70 करोड़ रुपए लूटा। और जो कोहिनूर हीरा है ना, कोहिनूर हीरा प्लस मयूर सिंहासन, इस सब को लेकर ईरान चला गया। मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा जो काफ़ी ज़्यादा कीमती था उसको, और मयूर सिंहासन भी काफ़ी ज़्यादा कीमती था, उस दोनों को लेकर ये कहाँ चल गया, तो याद रखना नादिर शाह ईरान चल गया। कहाँ चल गया, ईरान। साथ ही जाते वक्त इसने एक पुस्तक भी ले गया था जिसका नाम था जिज़ मोहम्मद शाही पुस्तक। जिज़ मोहम्मद शाही नामक पुस्तक भी ले गया था। यानी जिज़ मोहम्मद शाही नामक पुस्तक भी लेकर कहाँ चल गया, ईरान चला गया। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद 1747 ईस्वी में, कब, 1747 ईस्वी में क्या हुआ, नादिर शाह की मृत्यु हो गई। नादिर शाह की क्या हो गई, तो याद रखना मृत्यु ईरान में ही हो गई। नादिर शाह की मृत्यु कहाँ हो गई, तो ईरान में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो अगर बात करें मोहम्मद शाह, तो अभी 48 तक रहे हैं ना, तो मोहम्मद शाह तो अभी जीवित है। तो नादिर शाह के बाद ईरान में कौन गद्दी पर बैठा, तो याद रखना अहमद शाह अब्दाली बैठा। अहमद शाह अब्दाली ईरान की गद्दी पर बैठा। अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह के द्वारा उपाधि भी दी गई थी। किस चीज़ की उपाधि, याद रखना दुर्रे दुरानी की उपाधि। किस चीज़ की उपाधि, दुर्रे दुरानी की उपाधि। आखिर ये दुर्रे दुरानी कौन सी उपाधि है, इसका मतलब होता है युगों की मोती। युगों की मोती, दुर्रे दुरानी का मतलब क्या होता है, तो याद रखना युगों की मोती। किसके द्वारा दी गई थी, नादिर शाह के द्वारा यह उपाधि किसको दी गई थी, तो याद रखना अहमद शाह अब्दाली को दी गई थी। सन 1748 में, अभी जब मोहम्मद शाह जीवित हैं, उन्हीं के काल में अहमद शाह ने भी आक्रमण करना शुरू कर दिया भारत पर। और अंततः जब मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह आए भारत के या मुग़ल गद्दी पर, तो उस वक्त एक युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध, याद रखना मणिपुर का युद्ध। मणिपुर का युद्ध हुआ। मणिपुर का युद्ध। बात आता है मणिपुर का युद्ध किनके बीच हुआ, तो याद रखना मुग़ल राजकुमार और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। अहमद शाह अब्दाली। बात आता है मुग़ल राजकुमार कौन था, याद रखना मुग़ल राजकुमार में अहमद शाह था। कौन था, अहमद शाह। और एक और व्यक्ति आप जोड़ सकते हैं, सफदरजंग, इन्होंने भी हेल्प की थी इनकी। ये लोग भारत की साइड से थे और अहमद शाह अब्दाली ईरान की साइड से था। लेकिन बात आता है मणिपुर के युद्ध में कौन जीता और कौन हारा। याद रखना अहमद शाह अब्दाली जीत गया और जो मुग़ल राजकुमार अहमद शाह थे ये हार गए। यहाँ पे अब्दाली लगा हुआ है, केवल अहमद शाह हैं। ये भारत की ओर से हैं और ईरान की साइड से हैं। इसमें अहमद शाह अब्दाली हार गए एंड कौन जीत गया, इसको हम मिटा रहे हैं। ध्यान से देखना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख दे रहे, अहमद शाह था, है ना,
और यहाँ पे अब्दाली, है ना। यहाँ देखो तो कौन जीता, तो याद रखना मुगल राजकुमार जीत गए और अहमद शाह अब्दाली हार गया था। तभी तो अगला जो मुगल बादशाह बना कौन बना, अहमद शाह बना हुआ है ना, ये गद्दी पर है। और अब्दाली तो हार गया है, अभी तो भाग जाएगा। वही हुआ। अब गद्दी पर कौन बैठ चुका है मुगल गद्दी पर, तो याद रखना अहमद शाह। अहमद शाह। अब आपको किसके बारे में पढ़ना है, अहमद शाह के बारे में पढ़ना है। बात आता है अहमद शाह के शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1748 से 1754 AD तक रहा अहमद शाह का शासनकाल। ये 5 इस अगर महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला कोई टॉपिक में से ले तो 5वां शासक मान सकते हैं, ठीक है, मान सकते हैं। रियल में 5वां नहीं थे बट आप मान सकते हैं। तो अहमद शाह थे 1748 से 1754 तक इनका शासनकाल था। अब हम बताने जा रहे हैं इनके बारे में डिटेल। तो अहमद शाह की बात करें तो ये किनके पुत्र थे, तो याद रखना मोहम्मद शाह के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। किनके पुत्र और उत्तराधिकारी थे, तो मोहम्मद शाह के क्या थे, तो याद रखना पुत्र और उत्तराधिकारी थे। तो मोहम्मद शाह के क्या थे, पुत्र और उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट बात करें मणिपुर के युद्ध में, आपको मालूम है इनकी सहायता सफदरजंग ने की थी। किसने की थी, सफदरजंग ने की थी। सफदरजंग, तो सफदरजंग को इसने यानी अहमद शाह ने अपना वजीर नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया, वजीर। सफदरजंग एक योग्य वजीर था। कैसा वजीर था, तो याद रखना अत्यधिक योग्य और लोकप्रिय नवाब भी था। अत्यधिक योग्य एंड लोकप्रिय नवाब भी था। कैसा नवाब था, तो याद रखना लोकप्रिय नवाब भी था। कौन, तो सफदरजंग। आपको बता दें कि अहमद शाह के शासनकाल में ही एक महिला राजमाता थी। एक कौन थी, महिला राजमाता थी जिनका नाम था उधम बाई। कौन था, उधम बाई। ये काफ़ी शक्तिशाली हो गई थी। क्या हो गई थी, काफ़ी शक्तिशाली यानी अत्यधिक शक्तिशाली हो गई थी। कौन, तो इन्हीं की शासनकाल में एक महिला राजमाता थी उधम बाई, जो काफ़ी क्या हो गई थी, शक्तिशाली हो गई थी। इस बात को भी याद रखना। और सन 1754 AD में, सन 1754 में अहमद शाह की मृत्यु हो गई। सन 1754 में अहमद शाह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो अहमद शाह बहुत ही ईजी था। मोहम्मद शाह के पुत्र उत्तराधिकारी था। सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया जो सबसे योग्य एंड लोकप्रिय नवाब था। और उधम बाई इनके काल में एक महिला राजमाता थी जो काफ़ी शक्तिशाली हो गई। एंड बात करें लास्ट में सन 1754 ईस्वी में अहमद शाह की मृत्यु हो जाती है। इनके बाद जो गद्दी पर बैठा उसको आपको पढ़ना है, वह आखिर कौन है, तो आलमगीर सेकंड के बारे में पढ़ना है। आखिर ये कब से कब तक गद्दी पर रहा, तो याद रखना सन 1754 से 59 AD तक रहा। तो अब आपको किसके बारे में पढ़ना है, आलमगीर सेकंड के बारे में पढ़ना है। तो इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले ये गद्दी पर कब बैठे, तो आपको मालूम है 1754 AD में ही बैठे। जब किनकी मृत्यु हुई, अहमद शाह की मृत्यु हुई, इसके बाद गद्दी पर कोई बैठा तो वह आलमगीर सेकंड ही था। आलमगीर सेकंड कब बैठा, तो 1754 में बैठा। बात आता है इसने अपना वजीर किसको नियुक्त किया, तो याद रखना अपना वजीर इसने इमाद उल मुल्क को नियुक्त किया। इमाद उल मुल्क को नियुक्त किया। इस बात को याद रखना, किसको नियुक्त किया, तो इमाद उल मुल्क को नियुक्त किया। इन्हीं के काल में सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किस चीज़ का युद्ध, तो याद रखना प्लासी का युद्ध इन्हीं के काल में हुआ था। नेक्स्ट बात करें सन 1759 ईस्वी में इनकी हत्या किसके द्वारा करा दी गई, तो याद रखना इन्हीं के वजीर इमाद उल मुल्क के द्वारा करवा दी गई। इन्हीं की हत्या यानी आलमगीर सेकंड की हत्या किसके द्वारा करा दी गई, तो इन्हीं के एक वजीर था इमाद उल मुल्क, उसी के द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले शासक के बारे में। तो आप पढ़ना शाह आलम द्वितीय के बारे में। शाह आलम
द्वितीय। आलमगीर सेकंड के बाद कोई गद्दी पर बैठा तो वह शाह आलम द्वितीय था। बात आता है कब से कब तक रहा, 1759 से 1806 एडी तक, 1806 एडी तक। अब आपको शाह आलम सेकंड के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में समझना है। तो अगर आपसे पूछा जाए शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था, तो याद रखना अली गौहर। क्या नाम था? अली गौहर। वास्तविक नाम शाह आलम द्वितीय का क्या था? तो अली गौहर था। कौन सा नाम है? तो याद रखना वास्तविक नाम है। कैसा नाम है? वास्तविक नाम। आपको बता दें शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 2 प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी वीवीआई है। बात आता है वो 2 प्रसिद्ध युद्ध कौन कौन सा है, तो याद रखना 2 प्रसिद्ध युद्ध जो किसके शासनकाल में हुआ, तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ 2 प्रसिद्ध युद्ध। बात आता है कौन कौन से युद्ध था, तो एक याद रखना पानीपत का तृतीय युद्ध। फर्स्ट क्या याद रखना है? पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। एंड दूसरा युद्ध की बात करें तो बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। याद रखना बक्सर का युद्ध भी वीवीआई क्वेश्चन बने हैं और पानीपत के युद्ध से भी वीवीआई क्वेश्चन बनता है। तो बात आता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना 1761 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखना पानीपत का जो युद्ध है ना, अहमद शाह अब्दाली, किनके बीच? अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली एंड मराठों के बीच हुआ था। इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा, याद रखना अहमद शाह अब्दाली जीत गए और मराठा हार गया था। अहमद शाह अब्दाली जीत गए और मराठा हार गया था। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद जो अहमद शाह अब्दाली के एक सरदार था नजमुद्दौला, कौन था? नजमुद्दौला को दिल्ली में वज़ीर बनाया गया। यानी दिल्ली की बात करें मुग़लों का वज़ीर बनाया गया। मुग़लों का क्या बना दिया गया? वज़ीर के पदों पर किसे नियुक्त कर दिया गया? नजमुद्दौला को। नजमुद्दौला कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली का एक सरदार था। तो अहमद शाह अब्दाली के सरदार नजमुद्दौला को मुग़ल यानी दिल्ली लाकर मुग़लों का क्या बना दिया गया? वज़ीर। मुग़लों का वज़ीर बना दिया गया। किसका वज़ीर? तो याद रखना मुग़लों का वज़ीर बना दिया गया। ये था पानीपत का थर्ड युद्ध। इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, कब हुआ? 1761 में। किसके किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली एंड मराठों के बीच हुआ। बात आता है इसमें इस युद्ध के बाद क्या हुआ? अहमद शाह अब्दाली तो जीता एंड मराठा तो हार गए। देन क्या हुआ? अहमद शाह अब्दाली के एक सरदार थे नजमुद्दौला को दिल्ली लाकर वज़ीर के पदों पर मुग़लों का वज़ीर बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मुग़लों का वज़ीर। अब हम समझेंगे बक्सर के युद्ध को। तो आपको बता दें कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध सन 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सन 1764 में हुआ था। लेकिन किनके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 ईस्वी में हुआ। बात आता है बक्सर का युद्ध किनके किनके बीच हुआ, तो याद रखना शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिशों के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? शाह आलम द्वितीय एंड ब्रिटिशों के बीच हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ था, यानी बक्सर के युद्ध में आखिर कौन जीता कौन हारा, तो याद रखना शाह आलम द्वितीय हार गए और ब्रिटिश जीत गया। शाह आलम द्वितीय क्या हो गए? हार गए। इस युद्ध के पश्चात यानी बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? तो याद रखना इलाहाबाद की संधि हुई। बात आता है इस संधि के अकॉर्डिंग क्या हुआ? इस संधि के अकॉर्डिंग इलाहाबाद में ही ब्रिटिशों ने क्या किया? शाह आलम द्वितीय को कैद कर दिया। कहाँ पे कैद कर दिया? तो याद रखना इलाहाबाद में ही शाह आलम द्वितीय को क्या कर दिया गया? तो याद रखना कैद कर दिया गया। लेकिन कैद कर दिया गया
लेकिन बात आता है एक मराठा सरदार, बाद में सन 1772 की बात आप बताने जा रहे हैं। ये तो इलाहाबाद की संधि और उसको कैद कर दिया गया यहाँ पे इलाहाबाद में है। लेकिन एक मराठा सरदार सन 1772 ईस्वी में, मराठा सरदार का नाम भी बता दे रहे हैं, महादजी सिंधिया थे। महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया ने शाह आलम द्वितीय को कैद से छुड़ाकर, शाह आलम द्वितीय को कैद से छुड़ाकर, कैद से छुड़ाकर कहाँ लाए? तो याद रखना, दिल्ली लाए। कहाँ लाए? दिल्ली लाए। और पुनः सन 1772 ईस्वी में कौन? शाह आलम द्वितीय दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कहाँ बैठा? दिल्ली के गद्दी पर बैठा। पुनः सन 1772 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठा? शाह आलम द्वितीय बैठ गया। किसकी सहायता से? तो याद रखना, मराठा सरदार महादजी सिंधिया की सहायता से, मराठा सरदार महादजी सिंधिया की सहायता से। नेक्स्ट बात करें तो 1803 में शाह आलम द्वितीय के काल में ही दिल्ली पर अधिकार ब्रिटिशों का हो गया। दिल्ली पर अधिकार किसका हो गया? दिल्ली पर अधिकार किसका हो गया? तो याद रखना, ब्रिटिशों का हो गया। सन 1803 में यानी शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही दिल्ली पर अधिकार किसका हो गया? तो याद रखना, ब्रिटिशों का। और लास्ट बात करें सन 1806 में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो गई। सन 1806 में शाह आलम द्वितीय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु हो गई, इनके पश्चात गद्दी पर अब कौन बैठा? तो याद रखना, इनके बाद गद्दी पर अकबर द्वितीय बैठा। कौन बैठा? अकबर द्वितीय। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो याद रखना, 1806 से 1806 से याद रखना 1837 एडी तक रहा। 1837 एडी तक रहा। अब आपको अकबर द्वितीय के बारे में डिटेल से जानना है। तो अगर बात करें कि अकबर द्वितीय किनका पुत्र और उत्तराधिकारी था, तो याद रखना, शाह आलम द्वितीय का, शाह आलम द्वितीय के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। क्या थे? पुत्र एंड उत्तराधिकारी थे। इस बात को याद रखना, पुत्र एंड उत्तराधिकारी थे। तो अकबर द्वितीय किसके पुत्र एंड उत्तराधिकारी थे? शाह आलम द्वितीय के पुत्र एंड उत्तराधिकारी थे। इनके शासनकाल में जो बादशाहत थी, याद रखना, बादशाहत लाल किले तक सिमट कर रह गई। कहाँ तक? लाल किले तक। दिल्ली के जो लाल किला है ना, वहीं तक सिमट कर रह गई। यानी बादशाहत ज़्यादा दूरी तक नहीं फैल पाई, केवल लाल किले तक ही सिमट के रह गई। और जो अकबर द्वितीय थे ना, ये ब्रिटिशों का पेंशनर बन के रह गए। ये ब्रिटिशों का क्या बन के रह गए? याद रखना, पेंशनर बन के रह गए। यानी ब्रिटिश इन्हें केवल पेंशन देता था। ओके, ये ब्रिटिशों का पेंशनर बन के रह गए और बादशाहत लाल किले तक ही सिमट कर रह गए। साथ ही इनके शासनकाल में मुगल सिक्कों का प्रवाह भी बंद हो गया। जो भी मुगल सिक्का चलता था ना, मुगल सिक्का का प्रवाह क्या हो गया? तो याद रखना, मुगल सिक्का का प्रवाह बंद हो गया। मुगल सिक्का का प्रवाह क्या हो गया? बंद हो गया। इन्हीं ने यानी अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को, किनको? तो याद रखना, राम मोहन राय को याद रखना, राजा की उपाधि दी थी। किस चीज़ की उपाधि? तो याद रखना, राजा की उपाधि दी थी। तभी से तो राम मोहन राय को एक साथ राजा राम मोहन राय बोलने शुरू कर दिया गया। मगर पहले राजा राम मोहन राय का नाम क्या था? राम मोहन राय केवल था। लेकिन अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी, तब से इनका नाम राजा राम मोहन राय हो गया। राजा राम मोहन राय हो गया। ओके, साथ ही इन्होंने यानी अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजा था? इंग्लैंड भेजा था। क्यों भेजा था? तो याद रखना, अपने पेंशन में वृद्धि हेतु, अपने पेंशन में वृद्धि हेतु कहाँ भेजा था? राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। इंग्लैंड में ही राजा राम मोहन राय को 1833 में मृत्यु हो गई। इंग्लैंड में ही सन 1833 ईस्वी में
ब्रिस्टल इंग्लैंड। और बात करें कहाँ पे, तो याद रखना ब्रिस्टल इंग्लैंड में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। इंग्लैंड कौन भेजा था, तो अकबर द्वितीय भेजा था। क्यों भेजा था, अपने पेंशन में वृद्धि हेतु भेजा था। और इंग्लैंड में ही, और विशेष बात करें तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में उनकी मृत्यु सन 1833 ईस्वी में हो गई। कब हो गई, सन 1833 ईस्वी में हो गई। किनकी मृत्यु, राजा राम मोहन राय की मृत्यु। बात आता है अकबर द्वितीय की मृत्यु कब हुई, तो याद रखना अकबर द्वितीय की मृत्यु, अकबर सेकेंड की मृत्यु, इनकी मृत्यु के बारे में बात करें, इनकी मृत्यु सन 1837 ईस्वी में हो गई। कब हो गई, सन 1837 में हो गई। इनकी मृत्यु के बाद अब गद्दी पर कौन बैठा, मुगल गद्दी पर कौन बैठा, तो याद रखना बहादुर शाह द्वितीय, या इन्हीं को बोला जाता है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय, या इन्हीं को एक और नाम देते हैं बहादुर शाह जफर। बात आता है इन्होंने कब से कब तक शासन किया, तो याद रखना सन 1837 इसको मिटा रहे, 1837 से 1857 AD तक इन्होंने शासन किया। कब से कब, 1837 से 1857 तक। बात आता है किसके पुत्र और उत्तराधिकारी थे, तो याद रखना अकबर द्वितीय के, अकबर द्वितीय के ये पुत्र एंड उत्तराधिकारी थे। क्या थे, पुत्र एंड उत्तराधिकारी थे। किसके पुत्र और उत्तराधिकारी थे, तो याद रखना अकबर द्वितीय के। जो बहादुर शाह फर्स्ट थे ना, वो कविताएं लिखते थे। किस भाषा में लिखते थे, तो याद रखना ये जफर नाम की कविताएं लिखते थे। किस नाम के, तो याद रखना जफर नाम के कविताएं लिखते थे। तो याद रखना, तो ये किस नाम से, यानी जफर के नाम से उर्दू भाषा में कविताएं लिखते थे। किस भाषा में, तो याद रखना उर्दू भाषा में, उर्दू भाषा में। और नेक्स्ट बात करें तो एक प्रसिद्ध शायर मिर्ज़ा गालिब इन्हीं के दरबार से संबंधित थे। एक प्रसिद्ध शायर कौन थे, मिर्ज़ा गालिब। कौन है, मिर्ज़ा गालिब, इन्हीं के दरबार से संबंधित थे। किनके दरबार से, तो बहादुर शाह सेकेंड के दरबार से ही संबंधित थे। कौन, मिर्ज़ा गालिब। नेक्स्ट बात करें तो इन्होंने, यानी बहादुर शाह जफर ने या बहादुर शाह सेकेंड ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। 1857 की क्रांति में क्या लिया, तो याद रखना भाग लिया। कौन, तो बहादुर शाह सेकेंड या बहादुर शाह जफर ने। इनके कमांडर था वक्त खान। इनके कमांडर के बारे में पूछा जाए कौन था, तो याद रखना इनके कमांडर का नाम था वक्त खान, वक्त खान। नेक्स्ट बात करें तो इन्हें लाल किला से लॉर्ड डलहौजी ने निकाल दिया था। इन्हें लाल किला से किसने निकाल दिया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने, डलहौजी ने लाल किला से क्या कर दिया था, तो याद रखना लाल किला से निकाल दिया था। कौन निकाला था, लॉर्ड डलहौजी। कहाँ से, तो लाल किला से। किन्हें निकाला था, तो याद रखना बहादुर शाह सेकेंड को निकाला था। एंड बात करें दिल्ली के जो विद्रोह हुआ, दिल्ली के विद्रोह को किसने दबाया। दिल्ली में एक विद्रोह हुआ था, आखिर दिल्ली के विद्रोह का दमन किसने किया, विद्रोह को किसने दबाया, तो याद रखना ब्रिटिश कमांडर। कौन, तो ब्रिटिश कमांडर हडसन ने। कमांडर हडसन, क्या नाम है, हडसन, हडसन ने। तो दिल्ली के विद्रोह को किसने दबाया, तो याद रखना हडसन ने, यानी ब्रिटिश कमांडर कौन था, हडसन। उन्हीं ने क्या किया, दिल्ली के विद्रोह को दबा दिया। और सन 1858 की बात करें, सन 1858 में इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया। किसको, बहादुर शाह फर्स्ट को कहाँ निर्वासित कर दिया गया, तो रंगून निर्वासित कर दिया गया। याद रखना कहाँ निर्वासित कर दिया गया, रंगून। और रंगून में ही सन 1862 में, कब, सन 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। वहीं यानी रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु, बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु कब, सन 1862 में हो गई। तो यहाँ आकर उत्तर मुगल काल के जितने भी शासक
सकते, सब कंप्लीट हो गया। एक चीज़ आपको बताना था कि मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताना था, ध्यान से देखना। मोहम्मद शाह रंगीला आएगा तो आपका है ना, ये सारे कितना अच्छा चीज़ें पूरा चीज़ें लिख कर पढ़ाए हैं, आप इसका बढ़िया सा रिवीजन करना। अहमद शाह हो गया, आया जी मोहम्मद शाह, हाँ ये रहा आपका मोहम्मद शाह, ये रहा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बारे में एक चीज़ याद रखना, मोहम्मद शाह अंतिम मुगल बादशाह था जो मयूर सिंहासन पर बैठा हुआ था। किस सिंहासन पर? याद रखना, मयूर सिंहासन पर। क्यों? क्योंकि इसके बाद इनकी के शासनकाल में नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को कहाँ लेके चला गया? ईरान लेके चला गया। कहाँ लेके चला गया? ईरान। तो याद रखना ये क्वेश्चन अगर कभी आ जाए कि वह कौन अंतिम मुगल बादशाह था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था, तो याद रख सकते हैं आप मोहम्मद शाह रंगीला। ओके, तो यहाँ आखिर आपका जितने भी उत्तर मुगल काल के शासक थे सब लगभग कंप्लीट हो गए। रंगून निर्वासित किया 1862 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हो गई। अब हम आपको बताएंगे मुगलों के पतन के कारण क्या था, उसके बाद इस क्लास को हम ऑफ करेंगे। ओके, तो अब सबसे लास्ट टॉपिक मुगलों के पतन के कारण समझना है। क्या आप समझना है? मुगलों के पतन के कारण, मुगलों के पतन के कारण समझना है, आखिर उनका पतन क्यों हो गया। मुगलों के पतन के कारण अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें बताएंगे मुगलों के पतन के बारे में, तो ध्यान से सोचना और समझना और याद करने की कोशिश भी करना। सबसे पहली बात 1 नंबर में बताएं तो इतिहासकार यदुनाथ सरकार के अकॉर्डिंग, किन के अकॉर्डिंग? यदुनाथ सरकार, एक इतिहासकार है यदुनाथ सरकार, क्या कहते हैं कि मुगलों के पतन का सबसे मेन कारण देखा जाए तो औरंगज़ेब की नीतियाँ था, क्योंकि औरंगज़ेब की जो नीति था ना वो हिंदू विरोधी था, और हिंदू विरोधी नीति होने के कारण लगभग सभी समुदायों ने विरोध किया मुगलों का, और धीरे धीरे पतन का कारण बन गया। जैसे धार्मिक, मराठा, सिख, राजपूत, जाट नीति, राइट। तो यदुनाथ सरकार यही मानते हैं कि औरंगज़ेब की जो भी नीतियाँ थी वही नीति की वजह से मुगलों का पतन हुआ। नेक्स्ट बात करें औरंगज़ेब के पश्चात, अगर देखें तो आप देखेंगे तो जितने भी उत्तराधिकारी होंगे लगभग कमज़ोर, लगभग क्या पूरा ही कमज़ोर उत्तराधिकारी मिलेंगे, है ना। तो औरंगज़ेब के बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए, कमज़ोर उत्तराधिकारी आए, तो फिर शासन को कैसे संगठित रख सकते हैं। तो इस कारण से यानी कमज़ोर उत्तराधिकारी के वजह से भी क्या हुआ, मुगलों का पतन हुआ। एंड नेक्स्ट बात करें अगला, तो तीसरा नंबर अगर कारण को देखा जाए तो याद रखना मुगल दरबार में अमीर वर्ग का प्रभुत्व बढ़ गया था। किस वर्ग का? अमीरों का क्या बढ़ गया था? प्रभुत्व बढ़ गया था। अब अमीर वर्ग का जब मुगल दरबार में प्रभुत्व बढ़ेगा तो अमीर वर्ग अपने हिसाब से मनमानी करेंगे, है ना, खुद ही लगेगा कि शासन चला रहे हैं, है ना। यानी मुगलों के पतन के कारण ये भी बना कि वो खुद शासन नहीं चला रहे हैं, वो किसी न किसी को वज़ीर नियुक्त कर रहे हैं, और जो भी कर रहा है वो वज़ीर ही कर रहा है, यानी उनका मालिक के रूप में वज़ीर काम कर रहे हैं, राइट। नाम के लिए वो शासक बन जा रहे हैं। तो अमीर वर्गों का क्या हो गया, प्रभुत्व बढ़ गया था, जो मुगलों के पतन का कारण बना। नेक्स्ट बात करें तो उत्तर मुगल काल में विदेशी आक्रमण भी हुआ। क्या हुआ, तो याद रखना चौथा नंबर विदेशी आक्रमण, जैसे नादिर शाह का आक्रमण, पता है ना, नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा को लेकर चल गया, मयूर सिंहासन को लेकर चला गया, जिस मुबारक शाही पुस्तक को लेकर चला गया, साथ ही 70 करोड़ रुपए लूट लिया। इतना जब काम किया, इतना लूटा, तो फिर मुगलों का पतन होना श्योर है। तो याद रखना विदेशी आक्रमण भी इसके पतन का कारण बनेगा, विदेशी आक्रमण। जैसे एग्जाम्पल में आप याद रखना, हम बोल रहे हैं नादिर शाह, मोहम्मद शाह अब्दाली का आक्रमण। नेक्स्ट बात करें
तो याद रखना, औरंगजेब के समय जो मुगल साम्राज्य था ना वो विशाल था। मुगल साम्राज्य कैसा था? विशाल। अगर आप विशाल मुगल साम्राज्य बना लेंगे बहुत बड़ा, तो उसके प्रशासन को आप सही ढंग से चला पाएंगे? संगठित करने में आपको समस्या उत्पन्न हो जाएगी, है ना। जब कोई चीज़ बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसको चलाने में भी उतना ही समस्या का सामना करना पड़ेगा। सेम वही हुआ औरंगजेब के समय। मुगलों का जो साम्राज्य देखा जाए विशाल हो गया था, जिससे प्रशासन चलाने में या प्रशासन को संगठित करने में क्या हो रहा था? समस्या पैदा हो रहा था। प्रशासन को संगठित करने में क्या हो गया? समस्या पैदा हो गया। जब प्रशासन ही संगठित नहीं हो पाएगा, दिन मुगलों का पतन होना तो तय था। तो ये रहा मुगलों के पतन के कारण। यदुनाथ सरकार औरंगजेब की नीतियों को मानते हैं, बल्कि कुछ लोग कमज़ोर उत्तराधिकारी को मानता है। तो कुछ लोग कहता है कि अमीर वर्ग का प्रभुत्व बढ़ गया था दरबार में। कुछ लोग विदेशी आक्रमण को मानता है, क्योंकि विदेशी आक्रमण जैसे नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली ने हमारे देश को बहुत लूटा। एंड कुछ लोग कहता है कि औरंगजेब के समय जो था ना मुगल विशाल साम्राज्य था, जिसके प्रशासन को चलाने में या संगठित करने में काफ़ी समस्या पैदा हो गई। यहाँ पे आकर आपका मुगलों का पतन भी हो गया, यानी उत्तर मुगल काल यहाँ आकर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। पूर्ण रूप से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आपसे इतना हम कह रहे हैं कि अगर एग्ज़ाम में उत्तर मुगल काल से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, उत्तर मुगल काल से, तो आपका क्वेश्चन 99% नहीं छूटेगा। 1% की गारंटी तो हम नहीं लेंगे, लेकिन 99% क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो आएगा इसी में से आएगा। कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता दें, जैसे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी VVI क्वेश्चंस के बारे में हम कुछ चर्चा कर दें। तो आपको याद रखना होगा कि बहादुर शाह फर्स्ट को, किसको? तो याद रखना, एक जगह हम कर देते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट को शाह-ए-खबर कहा गया है। शाह-ए-खबर। एंड जहांगीर शाह को याद रखना लंपट मूर्ख कहा गया है। लंपट मूर्ख, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यही कारण है हम अलग कर रहे हैं। बहादुर शाह फर्स्ट को क्या कहा गया? शाह-ए-खबर। जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख। नेक्स्ट बात करें फारूक शेर को घृणित कायर कहा गया है। क्या कहा गया है? तो याद रखना घृणित कायर कहा गया है। और मोहम्मद शाह को याद रखना रंगीला कहा गया है। क्या कहा गया है? रंगीला। तो ये 4 क्वेश्चन कम से कम याद रखना। बहादुर शाह फर्स्ट को शाह-ए-खबर, जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख एंड फारूक शेर को घृणित कायर, मोहम्मद शाह को रंगीला कहा गया है। इन चारों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको प्लासी के युद्ध 1757 में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। साथ ही आपसे बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था एंड पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था, ये पूछा जाता है। किसके बीच हुआ था, ये डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ से देख सकते हैं। कौन जीता था वो भी पढ़ाया जा चुका है। और ये क्वेश्चन सबसे VVI बता दें तो फारूक शेर ने दस्तक प्रणाली को लागू किया था, ये भी पूछा जाता है। फारूक शेर के दस्तक प्रणाली, ये भी पूछा जाता है। राइट। और एक लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था, तो आपको हम बता चुके हैं रंगून में निर्वासित किया गया था। कहाँ पे निर्वासित किया गया था? तो रंगून में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहादुर शाह फर्स्ट को, बहादुर शाह सेकेंड या बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था, तो याद रखना रंगून निर्वासित किया गया था। तो यहाँ पे आकर आपका उत्तर मुगल काल से जितने क्वेश्चंस बनेंगे लगभग सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आप इस क्लास को रिवीजन की दृष्टि से याद मगर बार बार देखते रहें और
एक बार में आपका उत्तर मुगल काल इस क्लास में कंप्लीट हो गया। आप एक क्लास में ही उत्तर मुगल काल को हमेशा रिवीजन करते रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मौज करते रहिए।